टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केरल से काशी आए 40 श्रद्धालुओं की नाव में भरा पानी, सभी श्रद्धालुओं को निकाला गया सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए वाराणसी। जैतपुरा थाने की टीम ने क्षेत्र में घटित हत्या में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और प्रशासमोचन स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय में दूसरी खिलौना लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। केरल से काशी आए 40 श्रद्धालुओं से भरी नाव में छेद होने से पानी भर गया, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केरल से वाराणसी आए 40 श्रद्धालुओं से भरी नाव में शनिवार की सुबह दशाश्वमेध घाट के सामने अचानक पानी भर गया। नाव सवार श्रद्धालु डूबने लगे तो आसपास मौजूद नाविकों ने गंगा में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। 2 लोगों को कुछ दिक्कत महसूस हुई तो उन्हें कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाया गया है। वहीं हादसे के बाद नाविक भाग निकला। दशाश्वमेध थाने की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लखनऊ से आए राजेश तिवारी ने बताया कि केरल से आए 40 श्रद्धालु केदारघाट से नाव पर सवार हुए थे। सभी लोगों को मणिकर्णिका घाट पर जाकर धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराना था। उन्होंने कहा कि मैं घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूं और दशाश्वमेध घाट के सामने उस पार गंगा में नहा रहा था। नाव में पानी भर गया था, वहीं नाविक उससे छलांग लगाकर भाग निकला। हम लोग आसपास मौजूद नाविक और जल पुलिस के कर्मी घटनास्थल की ओर पानी में दौड़े। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राजेश तिवारी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा के साथ ही स्थानीय लोगों के सहयोग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक महिला श्रद्धालु और पुरुष श्रद्धालु को कुछ दिक्कत लग रही थी। दोनों लोगों को चिकित्सक के पास ले जाया गया है। सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। नाव हादसे की सूचना पाकर फोर्स के साथ घटनास्थल पर दशाश्वमेध थाना प्रभारी अजय मिश्रा पहुंचे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। बताया कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार नाव केदारघाट के रहने वाले अमित सानी की है। उसकी तलाश कराई जा रही है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दशाश्वमेध थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नाव पुरानी थी, उसका नीचे का पटरा फट गया था और उसी वजह से नाव में पानी भर गया तो वह असंतुलित हो गई। जल पुलिस और स्थानीय नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जो भी श्रद्धालु नाव पर सवार थे उनका काशी तमिल संगमम से कोई सरोकार नहीं है। वहीं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने नाव दुर्घटना के पीड़ितों से बातचीत कर उनकी कुशलता पूछी। बताया कि सभी पीड़ित आंध्र प्रदेश के राजामंद्री जिले के निवासी हैं। कमिश्नर ने तेलुगु में नाव हादसे में प्रभावित वेंकटेश्वर से पूरे लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही घायलों के इलाज के लिए बीएचयू के चिकित्सकों से भी बातचीत की। बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल गोताखोरों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने सभी को भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रशासन कर रहा है। మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఎవరైతే కొంచెం ఓల్డర్ వాళ్ళే ఇద్దరు ముగ్గురు మీరు వీళ్ళ హెల్ప్ ఉండాలి అంటే ఉండండి. అంటే ఇన్ కేసు ఒకవేళ డాక్టర్లు డిశ్చార్జ్ చేస్తే అది వేరే సంగతి. మీరు భయపడకండి. ఇంకేదైనా హెల్ప్ కావాలంటే నాకు చెప్పండి. అండ్ ఈయన ఇన్స్పెక్టర్ నేను పంపించాను, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన అంతా మీకు బాగా కోఆర్డినేట్ చేసి అంటే హెల్ప్ చేస్తాడండి. అస్సలు భయపడకండి. వారి ఎవరైతే ఇంజర్ అయ్యారో ఆయన పేరేంటండి? आदि नारायण। ओके। ये लोग वहां से केरल से आए हुए हैं और ये लगभग 40 यात्री थे और 40 यात्री एक ही नाव में इनको नाव वाले ने बैठा लिया और इनकी नाव जब वहां पे पहुंची तो क्या हुआ, नाव में अचानक विद इन सेकेंड्स के अंदर नाव में अचानक पानी भर गया। जब उसमें पानी भर गया तो नाव वाला जंप करके भाग गया और इनकी नाव
सब लोग आपस में अफरा तफरी मच गई और वो डूबने लगी। एक तरफ से मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं उस तरफ जाकर के घाट पे नहा रहा था और रिपोर्टिंग कर रहा था। नाव भी हमने छोड़ी और हमने अपनी नाव छोड़ करके भी भगवाई वहां से इन लोगों को बचाने के लिए, और इतने बीच में इनकी नाव डूब गई, लेकिन वहां पर बाकी नाव वालों ने मिलकर के इनको बचाया और सब लोग सेफ बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए। उत्तर प्रदेश में सियासी चर्चाओं और उपचुनाव की उठापटक के बीच शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने यूपी के सियासी हालातों को लेकर भी सवालों के जवाब दिए। इस दौरान मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी की जीत के प्रति वह आश्वस्त नजर आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसी तरह से हम इस बार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव भी पूरा भरोसा है कि जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री शनिवार को अपने एक दिवसीय काशी प्रवास पर सर्किट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हम नगर निकाय का चुनाव पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 100% निकायों में विजय हासिल करना। इसके लिए आज नगर निगम के वार्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लखनऊ में किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि हमने किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत उपाय किए हैं। जो आंदोलन करने के लिए आएंगे उनकी भी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। काशी तमिल संगमम पर कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम दक्षिण के लोगों का स्वागत कर एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं। आज वाराणसी में है सर। ये तो देखिए, जिसको वाराणसी आने का मौका मिल जाए, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन हो जाएं, कोतवाल काशी के काल भैरव जी के दर्शन हो जाएं, और यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हैं, उनसे सबसे भेंट हो जाए तो अच्छा होता है। तो आज काशी इसी दृष्टि से आना हुआ। पार्टी की बैठक भी है और दर्शन भी है, और काशी आना तो सौभाग्य की बात है। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से? नहीं, नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और लगातार नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है, आगे भी खिला रहेगा। सर, 3 सीटों पे उपचुनाव है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं। क्या लगता है बीजेपी केवल तीनों जो सीट पहले हुई हैं, आजमगढ़, रामपुर और गोला, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा, तो उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं और तीनों उपचुनाव इस बार भी जीतेंगे। चाहे एक होकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन खिलेगा कमल। सर, मायावती जी ने जो है बीजेपी सरकार पे हमला बोला है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बहन जी, कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। जैतपुरा थाने की टीम ने क्षेत्र में घटित हत्या में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में घटित हत्या का सफल अनावरण करते हुए संबंधित वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 नफर अभियुक्त व 1 नफर बाल आबकारी को एक अदद आला कत्ल बल्ली के टुकड़े के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना जैतपुरा अंतर्गत मालगोदाम के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उस शव का पंचनामा भर करके और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई और शिनाख्त कराने के लिए भी टीमें लगाई गईं। तो इसे अज्ञात शव की पहचान जो है जग्गन सारनाथ के रूप में की गई और साथ ही साथ जो है पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर पे आई चोटों से मृत्यु होना पाया गया। तो इसमें धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई और इसमें 3 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि पैसे के कारण जो है ये घटना कारित की गई है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है और इन्होंने एक घटना और भी आदमपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के संबंध में जो है इकबाल किया है और उसमें भी उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण गहनता से विवेचना की जा रही है।
तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या बरामद हुआ है इनके पास से? इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुए हैं, डंडा बरामद हुआ है और साथ ही साथ इनमें जो एक अभियुक्त सोनू है उसका आपराधिक इतिहास भी है। दूसरे अपराधी का भी आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें नाबालिग भी है? एक अपचारी है और 2 वयस्क हैं। पिशाचमोचन स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय में दूसरी खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। विश्व की दूसरी खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन पिशाचमोचन स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर खिलौना लाइब्रेरी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक प्रवीर चंद्र अग्रवाल ने कहा कि विश्व की पहली खिलौना लाइब्रेरी जो हमने मलदहिया में उद्घाटित कराई उसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिला है। बच्चे अत्यंत उत्साहित हैं और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ी है। अब स्कूल आना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि खेल बन रहा है। खिलौने के आकर्षण में वे स्वतः स्कूल आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलौना लाइब्रेरी समय बैंक प्रोजेक्ट की मजबूत पहल है, जिससे पहले 2 वर्षों से इसे सेल ऑफ लव के नाम से कर रहा था, जिसमें खिलौनों को स्कूल में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए देते थे। उस समय बच्चे अत्यंत प्रसन्न होते थे, परंतु चलते समय उनकी निराशा देखी जा सकती थी। यही सोचकर कि कैसे स्थायी प्रसन्नता उन्हें दी जाए और खिलौनों को देखने के स्थान पर खेल सकें और उसी बहाने बच्चे स्कूल आ सकें, इसके तहत मैंने खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसका परिणाम सुखद है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है। खिलौना लाइब्रेरी खोलने का मेरा उद्देश्य मुख्यमंत्री के सर्व शिक्षा अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाना है और इसमें सभी का सहयोग चाहिए होगा। लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार राय ने कहा कि प्रवीर अग्रवाल पहली लाइब्रेरी खुलने के बहुत पहले से मुझसे चर्चा कर रहे थे, पर किसी कारण मैं नहीं आ पाया। मुझे उसका दुख है। जब दूसरी लाइब्रेरी के लिए उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि बच्चों के बीच आना और इस तरह की लाइब्रेरी का उद्घाटन करना मेरा सौभाग्य होगा और मैं आज आपके बीच हूँ। बच्चों का उत्साह देखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर दूसरे मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाशंकर जायसवाल ने कहा कि खिलौना लाइब्रेरी को मैं अपना पूरा सहयोग और समर्थन देता हूं। ये बच्चों में उत्साह का संचार करने वाला कार्यक्रम है। इस अवसर पर प्राथमिक कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनीता, प्राथमिक विद्यालय जगतगंज की प्रधानाध्यापिका ममता श्रीवास्तव, संतोष उपाध्याय, शशिबाला, शाइंदा आफरीन, गुरुवचन, मनीषा अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। समय बैंक की ये जो खिलौना लाइब्रेरी की मुहिम है, ये उसकी दूसरी कड़ी है। पहली हमने 21 नवंबर को बल्दैया प्राइमरी स्कूल में खोली थी और दूसरी यहाँ पे खोल रहे हैं। किस तरह की योजना है और आज क्या कर रहे हैं? ये सर्व शिक्षा अभियान को बल देने के लिए हम लोग शुरू किए हैं। समय बैंक हमारा ट्रेडमार्क है, जिसके तहत हम पहले गांव-गांव में जाते थे बच्चों के पास खिलौना लेके स्कूलों में, तो वहाँ खेलते थे और सेल ऑफ लव उसका नाम रखे थे। अब इसको लाइब्रेरी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जिससे हर जगह हो सके और बच्चे खेल भी सकें और स्कूल भी आ सकें उस लालच में कि खिलौना खेलने को मिलेगा। तो किस तरह की योजना है आगे, क्या कब तक चलेगा? आगे ये प्रयास रहेगा कि हर स्कूलों में हम खोल सकें, न केवल बनारस बल्कि प्रदेश और देश के, जिससे जो भी नौनिहाल हैं उन्हें खिलौना बचपन तरस से न खेल भी सकें, देख भी सकें और उस लालच में शिक्षा के लिए अग्रसित हो सकें। इसके खर्च से कर रहे हैं और क्यों प्राइमरी में ही कर रहे हैं? अभी हम अपने खर्च से कर रहे हैं। हमको एरियर मिला था, उस खर्च को हम इसमें लगा रहे हैं और प्राइमरी में इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में फीस नहीं होती है, तो उसके कारण बच्चे के अभिभावक भेजते नहीं हैं जल्दी, शिक्षा के प्रति उनका उत्साह नहीं होता है। तो खिलौने से बच्चा खुद आना चाहेगा और ऐसा शुरू हो चुका है, बच्चा खुद आना चाह रहा है, तो उससे सर्व शिक्षा को बड़ा बल मिलेगा। जो मुख्यमंत्री जी की योजना है सर्व शिक्षा अभियान को, शायद उसको हम बल अगर दे सकेंगे तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। जन कल्याण परिषद द्वारा शायर नजीर बनारसी की जयंती मनाई गई। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में शायर नजीर बनारसी की जयंती पर कवि सम्मेलन एवं साहित्य, समाज सेवा, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले विभूतियों के सम्मान समारोह का आयोजन रामकटोरा स्थित
अन्नपूर्णा सभागार में किया गया। कवियों ने नजीर बनारसी द्वारा लिखित एवं अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने विभूतियों को सम्मानित करते हुए केंद्र सरकार से शायर नजीर बनारसी को भारत रत्न देने की मांग की। कवि डॉक्टर बनवारी सिंह यदू ने अध्यक्षता करते हुए उनको सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। गजलकार सिद्धनाथ शर्मा ने संचालन किया। डॉक्टर नईम कादरी, शायर मुख्तार बनारसी ने रचनाएं सुनाई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, समशूल आरफिन, शिव सहाय पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये चल रहा है कार्यक्रम? प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को सायंकाल शायर मरहूम नजीर बनारसी जी की जयंती का मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन इसी तरह हम करते हैं अपनी संस्था द्वारा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि कौमी एकता के प्रतीक नजीर बनारसी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि जो देश में इस समय धार्मिक भावना उभर रही है उस पर अंकुश लगे और हम सभी बिरादरी के लोग सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए आपस में लड़े भिड़े नहीं और इसको कायम रखें, तभी देश का विकास संभव है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरैया पुलिस चौकी के निकट स्थित एक हार्डवेयर की दुकान से चोरी हुई। जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर अरविंद यादव का श्रीराम इंटरप्राइजेज हार्डवेयर की दुकान है। बीती रात चोरों ने दुकान के ऊपर लगे टीन शेड को तोड़कर दुकान में रखे लगभग 1,50,000 रुपए नगद सहित लगभग 1 लाख रुपए के मोटर व मोटर पार्ट से संबंधित सामान पर हाथ साफ कर दिया। जब सुबह अरविंद दुकान खोलने गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना बगल में स्थित चौकी पर दी। दुकान मालिक अरविंद ने बताया कि चोरों का यहाँ एक साड़ी व चाकू का टुकड़ा मिला है। वहीं मामला संदिग्ध नजर आ रहा है क्योंकि टीन शेड की दुकान जर्जर है। इतना पैसा रखना संभव नहीं है। पुलिस भी काफी सक्रिय नहीं दिखी। समाचार लिखने तक एक सिपाही आए और देखकर चले गए। क्या घटना हुई आपके यहाँ? रात में टीना उखाड़ के चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? करीबन 1.5 लाख के ऊपर नगद ले गए हैं और 4-5 ठो पंप ले गए हैं और महंगा वाला जो मिक्सर था 3500-5500 वो ले गए हैं। कुल कितने का चोरी लगभग हुआ है? करीबन 2.5-3 लाख रुपए का। तो मौके पर पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, आई थी पुलिस। तो अब क्या चाहते हैं? ये FIR करेंगे। तो क्या लगता है आसपास के ही कोई? अब संभावना तो जो जानेगा वही करेगा ना। यहाँ छूटा भी है क्या? हाँ, ये है, उनका चक्कू टूट गया है और साड़ी एक ठो है जो पिलास ऊपर है, यही सब है। हाँ, पुलिस देख करके गई है। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया।
शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा कुम्हारों की हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के खिलाफ न्याय दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में कुम्हारों की हत्या, दुष्कर्म, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, सरकार इन लोगों को न्याय दिलाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अनशन किया जाएगा। आज क्या मांगे लेकर 72 घंटे के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं सिर्फ 3 मांगे 4 मांगे हमारी है। पहला मांगे तो ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में कुम्हारों के साथ हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार हुआ है, सरकार उसको जो है कि न्याय दे। और दूसरा हमारी मांगे है कि उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दे और एक सरकारी नौकरी दे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुम्हार गड्ढा है, भूमाफियों द्वारा जो कब्जा है, सरकार उसको जो है कि आवंटित करके दोबारा जो है कि कुम्हारों के पास। क्यों आपको लगता है कि कुम्हारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है? कितने मामले आए हैं अभी तक आपके जगह? अभी तक 2022 की बात करें तो कम से कम जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे पूर्वांचल में करीब लग से 10 से 12 घटनाएँ। अभी मैं 16 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आराधना प्रजापति को सामूहिक बलात्कार करके 5 टुकड़ों में उसको काट दिया गया। हमारी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश मुक्त सरकार है और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी 6 लोग जो है खुलेआम हैं। अभी गाजीपुर में जो 26 सितंबर को जो घटना हुआ है, एक सरकारी रिवाल्वर के लेकर के है और जो है कि 2 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है और 3 लोग एकदम खुलेआम हो गए। जबकि यहाँ के डीआईजी को, यहाँ के जो है कि आदरणीय एडीजी महोदय को और जो है कि आपके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कुछ। आपको लगता है कि सरकार जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त महिला, उस नारे के पे सफल नहीं हो पा रही है? ना, बिल्कुल नहीं सफल हो रही है। हम करें कि हम तो ये करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बल्कि बुलंद करें। वो ये तो एकदम खोखलापन है। वो इसलिए खोखलापन है कि जब हमारी बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो हम कहाँ से जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। बेटी स्कूल से चली जा रही है, बेटियों का अपहरण हो रहा है। अपहरण करने के बाद जो है कि बेटियों के 5-5 टुकड़े हो जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। हम तो यही तो सवाल खड़ा करते हैं कि शासन प्रशासन से कि आखिरकार काहे को आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर तो उसको बुलंद करो। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बेटियां सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं सेफ, बिल्कुल नहीं सेफ। एकदम जो है कि कागज़ पर है, एकदम कागज़ पर है। मैं इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को कि ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बुलंद करिए या तो फिर आप बंद करिए। पोस्टमार्टम हाउस का सीएमओ ने आकस्मिक निरीक्षण किया। मऊ जिले के पोस्टमार्टम हाउस में शव के पोस्टमार्टम के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। मानवता को तार तार करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी अशोक सिंह की कारगुजारी की शिकायत मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल खुद मऊ जिला अस्पताल में बने पोस्टमार्टम हाउस का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएमओ ने पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी को जमकर फटकार लगाई, साथ ही हिदायत दी कि शव का पोस्टमार्टम कराने के नाम पर अगर धन उगाही की शिकायत दोबारा आई तो सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बताते चले कि ये वही मऊ का जिला अस्पताल है जो आए दिन लापरवाही की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। वहीं पोस्टमार्टम के नाम पर पैसे की मांग की शिकायत मिलने के बाद खुद सीएमओ डॉक्टर नरेश अग्रवाल जांच करने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पोस्टमार्टम हाउस का पूरा निरीक्षण किया। साथ ही जो भी कमियां मिली उसे तुरंत दूर करने का आदेश दिया। सीएमओ की जांच में तथ्य निकलकर सामने आया कि पोस्टमार्टम के नाम पर 300 से लेकर 600 रुपए प्रति पोस्टमार्टम पैसे लिए जाते हैं। सीएमओ डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने यह माना कि पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारियों की इंसानियत मर चुकी है, इसीलिए यहां पैसे लिए जा रहे थे। सीएमओ ने पोस्टमार्टम हाउस में प्रभारी फार्मासिस्ट अशोक सिंह से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के नाम पर यहां पैसे की मांग की जा रही थी। साथ ही चेतावनी दी कि आगे अगर शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि पोस्टमार्टम में जो अवैध रूप से धन दिया जाता है। बाहरी व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गलत रूप से पैसा लिया जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने और अपने बड़े बाबू स्टैनो आईडी सिंह के द्वारा साथ निरीक्षण किया है इसकी व्यवस्था तो बहुत खराब है। पोस्टमार्टम हाउस की जो शीत गृह बना हुआ है इसमें बॉडी रहना चाहिए, वो चालू हालत में है पर वहाँ रखी नहीं जा रही। एक सबसे बड़ा प्रश्न तो हुआ
एक लाश पर कितने पैसे लिए? एक्चुअली जब ये बना था, जो मेरे संज्ञान में बात आई है, उस समय भी पोस्टेड नहीं थी कोई, फार्मासिस्ट ही थे और बाहरी लोगों को बॉडी काटने के लिए रखा गया था जी। तो उनकी एक निर्धारित धनराशि वो निर्धारित की गई थी कि इतनी धनराशि पे ये काम करेंगे और सेवा देंगे। तो सब पैसे लिए कितने जाते थे अभी वर्तमान में कितने लिए जा रहे हैं बताइए आप, उसमें कोई बात नहीं है सर। जो भी भारी आदमी है, अगर कोई प्राइवेट जो भी पाते हैं, जहाँ नहीं भी कोई देता है तो भी करते हैं, लेकिन ये लोग मांग के जो भी करते हैं 300-400 रुपए जो अभी अवगत कराया है सिंह जी ने, वो लिए जाते हैं। लेकिन सर जहाँ तक हमको जानकारी है, जो चीरते फाड़ते हैं उनको सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं। अच्छा। और 600 रुपये लिए जाते हैं। क्या लाशों से भी पैसे लिए जाएंगे सर अब? आप एक से इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दीजिए। और नहीं, मानवता तो खत्म हो ही गई है, तभी तो इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं। भाई ये लोग वेतन भोगी लोग हैं ना, वेतन भोगी को पैसा नहीं लेना चाहिए, वो वेतन भोगी नहीं है। अगर वो 100 के बजाय 200 भी लेता है तो अपना परिश्रम ले रहा है, उसमें कोई बात नहीं। कवि नज़ीर बनारसी की जयंती पर अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सुप्रसिद्ध शायर व कवि नज़ीर बनारसी के 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन 28 नवंबर की शाम 5 बजे से नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित है। इसमें देश के मशहूर शायर व कवि शिरकत करेंगे। नज़ीर बनारसी के साहबजादे हाजी मोहम्मद सगीर व रियाज अहमद ने शनिवार को पराडकर स्मृति भवन में पत्रकारों को बताया कि मुशायरे व कवि सम्मेलन में माजिद देवबंदी, अजहर इकबाल, अफजल मंगलौरी आदि रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। नज़ीर बनारसी एकेडमी व डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में होने वाले कार्यक्रम में नज़ीर बनारसी यादों के आईने में नामक पुस्तक का विमोचन भी होगा। कब और क्या करने जा रहे हैं? हम 28 नवंबर को 25 नवंबर को बाबू जी का जन्मदिन का दिन है, लेकिन उस दिन बहुत से कार्यक्रम होते हैं, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम 28 नवंबर को कर दिया है। ये प्रोग्राम नागरी नाटक मंडली में होगा और इसमें अखिल भारतीय कवि मुशायरा होगा, साहित्यिक परिचर्चा होगी और एक किताब हम संबंध में हमने छपवाया है, उसका विमोचन होगा। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? देहरादून से बुद्धनाथ मिश्र जी हैं और आफ्ताब आफाकी साहब हैं और हरिराम द्विवेदी जी हैं और शायरों में मुफ्ती शहर हैं दीपक मधुक जी हैं और शायरों में बाहर से माजिद देवबंदी हैं, अजहर इकबाल हैं, हरिराम द्विवेदी जी हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम हैं? क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? इस उद्देश्य का उद्देश्य वो नज़ीर साहब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे, उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। इस साल थोड़ा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केरल से काशी आए 40 श्रद्धालुओं की नाव में भरा पानी, सभी श्रद्धालुओं को निकाला गया सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए वाराणसी। जयपुरा थाने की टीम ने क्षेत्र में घटित हत्या में लिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और प्रशासमोचन स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय में दूसरी खिलौना लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।